नमस्कार दोस्तों, साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आरओ की प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट हुई है साकेत आईएएस के चैनल पर। फ्री टेस्ट सीरीज है ये सभी के लिए। इसमें हमने जो प्लान बनाया हुआ है उसके हिसाब से आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोसिस्टम एनवायरनमेंट एंड करंट अफेयर्स, इन सातों टॉपिक के हम जो है मैक्सिमम क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। मैक्सिमम सेट्स आपको कराने की कोशिश की जाएगी। अभी आप जियोग्राफी और इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। आज ये पहला टेस्ट जा रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी, ठीक है। आज इकोनॉमी का इसके बाद जो है जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उनके भी आपको पूरे एक के बाद एक मिलते जाएंगे, ठीक है। बहुत जल्दी ही इकोसिस्टम एनवायरनमेंट पर, बहुत जल्दी ही हिस्ट्री पर और करंट अफेयर्स की हम लगभग कोशिश करेंगे अभी एक डेली एक सीरीज चलाने की। तो एग्जाम से पहले अपनी प्रिपरेशन को आप एक जो है जांच भी सकते हैं और आपको एक बढ़िया क्वेश्चन बैंक भी पूरा मिलेगा हर सब्जेक्ट का। इसमें वो क्वेश्चन से मिलेंगे आपको जो एक्चुअली देखने में तो लगेंगे कि वो एक क्वेश्चन है। अभी जैसे हम 20 क्वेश्चन का एक सेट कराने जा रहे हैं, तो देखने में तो आपको लगेगा कि ये केवल क्या है, एक क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअली ये एक क्वेश्चन के कई आंसर्स, यानी एक एक उसके ऑप्शन को हम एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें आप ये देख पाएंगे कि आपको एक क्वेश्चन के सॉल्व करने में ढेर सारे आंसर्स मिल जा रहे हैं और उसके बाद हम आपको आंसर भी देंगे। यहां पर भी क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान आपको आंसर देने का टाइम हम देंगे, ठीक है। तो ध्यान से शुरू करते हैं और पूरी सीरीज को आप अच्छे से देखिए। पूरी श्रृंखला को पूरी फ्री आपका सीरीज जा रही है ये, जिसमें आपको अपने एग्जाम से पहले एक बढ़िया प्रिपरेशन का मौका मिल सकता है, ठीक है। तो कोशिश हमारी पूरी यही है। फिलहाल नाउ स्टार्ट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आप देखिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है। आप जानते हैं डीपीटी का टीका लगता है बच्चों को, और ये जो टीका होता है ये, अब टीका क्या होता है थोड़ा सा पहले जान लीजिए आप लोग कि एक्चुअली वैक्सीन होती क्या है। पहले आप ये समझ लीजिए कि हम टीका किसे कहते हैं, वैक्सीन्स जो आपकी होती हैं, एक्चुअली ये वैक्सीन्स क्या हैं। एक्चुअली वैक्सीन्स जो है हम इसके एक सीरीज भी आपको देंगे अभी हम कुछ दिन बाद, तो आप वहां समझ पाएंगे कि एक्चुअली जो रोगों से लड़ने की क्षमता का तंत्र होता है हमारे शरीर के अंदर, वो रोगों से लड़ने की क्षमता का जो तंत्र है वो एक्चुअली दो प्रकार का होता है। हम अगर वैसे संक्षेप में बात करें तो एक होता है स्वाभाविक प्रतिरक्षण तंत्र, ये आपको जन्मजात मिलता है, तो इसके लिए इसको हम इनबॉर्न डिफेंस मैकेनिज्म भी कहते हैं, जन्मजात प्रतिरक्षण तंत्र भी कहते हैं। और दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं उपार्जित प्रतिरक्षण तंत्र, क्योंकि उसको यहां पर आकर के यहां के वातावरण के अनुसार उसको हम क्या करते हैं, अर्जित करते हैं, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है, एक्वायर्ड डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है, यानी उपार्जित प्रतिरक्षण तंत्र। ये पर्टिकुलर डिजीज के लिए पर्टिकुलरली अलग से यानी डिफरेंट टाइप का बनता है, डिफरेंट टाइप की आपके अंदर एंटीबॉडी प्रोटीन बनाई जाती है, इसीलिए इसको हम विशिष्टीकृत प्रतिरक्षण तंत्र भी कहते हैं, स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म भी कहते हैं। अब ये जो वैक्सीन है साहब, ये वैक्सीन यही विशिष्टीकृत प्रतिरक्षण तंत्र का ही एक प्रकार है, जिसमें पहले ही आपको इस प्रकार के जिस भी प्रकार, चाहे वो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी हो या वो वायरस से होने वाली बीमारी हो या किसी और चीज से होने वाली बीमारी हो, उसके पैथोजन से, जो उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिससे वो बीमारी होती है, उससे आपको परिचित करा दिया जाता है। और उससे परिचित करा देने पर क्या होता है कि जब स्वाभाविक तौर पर सही वाला पैथोजन आपके शरीर में आता है तो उससे हमारा शरीर क्या होता है, निपटने में सक्षम हो जाता है। यही हमारे वैक्सीन का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अब अलग अलग वैक्सीन अलग अलग काम के लिए बनाई जाती है। जैसे मान लीजिए अब ये क्वेश्चन पूछा है आपका कि किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है, तो डिप्थीरिया से कौन सा टीका बचाता है, एक्चुअली पहले इसको जानिएगा। जैसे ये वायरल वेक्टर है तो ये अलग प्रकार की वैक्सीन बनाता है, जैसे अभी ये mRNA वाली वैक्सीन है। अभी ये कोविड चला, कोविड-19 आया था, तो कोविड-19 के लिए mRNA वैक्सीन बनाई गई थी। लाइव अटेंडेंट जो वैक्सीन होती हैं वो एक अलग प्रकार की होती हैं। इसमें आप देख चुके हैं चारों ऑप्शन, एक्चुअली इसमें जो ऑप्शन होगा आपका वो क्या होगा,
टॉक्सॉइड। कौन सा ऑप्शन होगा? टॉक्सॉइड आंसर होगा इसमें। यानी इसमें डिप्थीरिया से, जो डिप्थीरिया का टीका है उसको जो बनाया जाता है वो किस प्रकार का होता है? वो टॉक्सॉइड प्रकार का की वैक्सीन होती है, ठीक है ना, जो आपको डिप्थीरिया से बचाती है। अब हमने आपको ये आंसर बता दिया, लेकिन इसके चारों प्रकारों पर आप विचार कर लीजिएगा एक बार कि इसमें अलग अलग कैसे कैसे होती है, यानी कौन कौन सी वैक्सीन किस किस प्रकार से कैसे कैसे काम करती है। इसको अभी यहां पर बहुत डिटेल इसलिए हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम इस चारों प्रकार को हम जब ये जो अभी मैंने बताया आपको कि हम पूरा एक वैक्सीन का पूरा एक वीडियो ही देंगे, तो वहां पर हम सारे वैक्सीन के टाइप देंगे, उसमें आपको एग्जैक्ट इनका आंसर मिल जाएगा कि किस प्रकार की वैक्सीन किस तरह का ये जो मेथड है इससे किस टाइप की वैक्सीन बनाई जाती है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? टॉक्सॉइड हुआ बेटा, टॉक्सॉइड आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्न्याशय के लैंगरहैंस की आइलेट मतलब द्वीपिकाएं, ठीक है, इनको हम लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं भी कहते हैं, कि बीटा सेल, किससे? बीटा सेल्स, लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा सेल्स, ठीक है, द्वारा स्रावित होता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कि अग्न्याशय ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? चार ऑप्शन आपके पास हैं, एल्डोस्टेरोन, एड्रीनेलिन हार्मोन, ये एड्रीनेलिन हार्मोन है, ध्यान दीजिएगा, एड्रीनेलिन हार्मोन है ये, एड्रीनेलिन हार्मोन, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन, ठीक है, एड्रीनेलिन हार्मोन और ग्लूकेगॉन। पहले थोड़ा सा अग्न्याशय को समझ लीजिए। अग्न्याशय ग्रंथि आप जानते हैं आपके यहां पर स्थित होती है, ठीक है, सॉरी, यहां पर आपकी स्थित होती है बाएं भाग में, आमाशय के ठीक नीचे और छोटी आंत के ठीक ऊपर, ठीक है, अग्न्याशय ग्रंथि स्थित होती है। और अग्न्याशय ग्रंथि जो है, इस अग्न्याशय ग्रंथि में इसी में ऐसे कुछ उभरी हुई सी संरचनाएं ऐसे ऐसे पाई जाती हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे उभरी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस। क्या बोलते हैं? आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस की द्वीपिका, लैंगरहैंस एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही इसको खोजा था और इनके आधार पर क्या बोलते हैं इसको हम? आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस। अब ये जो आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस है, इनका जो काम है उसको समझिए, इसका उत्तर आप लोग अपने दिमाग में रख लीजिए। हम पहले चारों समझा देते हैं। एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है बेटा, ये एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है। किससे निकलता है? एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है। और एड्रीनल ग्लैंड के भी दो भाग हैं, एक है एड्रीनल मेडुला और एक है एड्रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है, एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो एड्रीनल मेडुला से एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है, ये भी एड्रीनल ग्लैंड से ही निकलता है। अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं हिंदी में। अधिवृक्क ग्रंथि के दोनों ये हार्मोन किसके हैं? अधिवृक्क ग्रंथि के हैं, यानी इसका अग्न्याशय से कहीं कोई संबंध नहीं है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकलता है, जबकि एड्रेनलिन हार्मोन एड्रीनल मेडुला से निकलता है। समझ रहे हैं आप लोग? एड्रीनल मेडुला से निकलता है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? रक्त में सोडियम की उपयुक्त मात्रा बनी रहे, इसका नियंत्रण करता है। एक्चुअली क्या होता है, अगर रक्त में सोडियम ज्यादा हो गया तो बीपी आपका बढ़ जाएगा, इसलिए क्या करेगी किडनी, रक्त से सोडियम को, एक्स्ट्रा सोडियम को निकाल करके उसको मूत्र के साथ, यूरिन के साथ बाहर कर देती है, ठीक है। तो जब ज्यादा नमक खा लेंगे आप, ज्यादा सोडियम हो जाएगा, तो ऐसे में यूरिन ज्यादा बनेगा उसको निकालने के लिए। तो ये सोडियम की तरल मात्रा को उपयुक्त मात्रा को मेंटेन करता है कौन? एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन आप जानते हैं, इसको करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं, लड़ो या उड़े हार्मोन भी कहते हैं। ये आपके शरीर में जितने भी सकारात्मक गतिविधियां होती हैं, उत्तेजित करने वाली गतिविधियां होती हैं, उनको ये क्या करता है? नियंत्रित करता है, कह सकते हैं उन्हीं को ये बढ़ाता है, उन गतिविधियों को ये बढ़ाता है। इस हार्मोन की भी जरूरत है आपके शरीर में, ठीक है, सकारात्मकता के लिए, उत्तेजना के लिए, किसी भी प्रकार की उत्तेजना के लिए। तीसरा हार्मोन है इंसुलिन और ग्लूकेगॉन हार्मोन। यहां ध्यान समझिएगा, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन अगर वैसे पूछा जाए एट द ग्लैंस, तो इंसुलिन और ग्लूकेगॉन हार्मोन जो है आपके, ये दोनों ही किससे निकलते हैं? ये दोनों ही हार्मोन अग्न्याशय ग्रंथि से निकलते हैं, दोनों ही अग्न्याशय से निकलते हैं। लेकिन ध्यान से यहां समझना होगा कि ये जो ग्लूकेगॉन हार्मोन है, एक्चुअली ये तो अग्न्याशय ग्रंथि से निकलता है,
और काम क्या है मैं तो समझा रहा हूं आपको फिर और आगे, ठीक है। ये तो अग्न्याशय से निकलता है, लेकिन जो इंसुलिन हार्मोन है ये जो आप देख रहे हैं एक्चुअली यही लैंगरहैंस की जो बीटा कोशिकाएं होती हैं, ये जो लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाएं हैं बेटा, इनसे ये हार्मोन स्पेशली निकलता है। ध्यान समझिएगा, लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन निकलता है। इस हार्मोन की खोज किया था बैटिंग और वेस्ट से, बैटिंग और वेस्ट ने किया था 1921 में किया था, 1921 में किया था। बैटिंग और वेस्ट ने इस हार्मोन को खोजा था। ये हार्मोन ही इनसे निकलता है। किससे निकलता है? लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं से निकलता है। तो एग्जैक्ट आंसर क्या हुआ आपका? एग्जैक्ट आंसर क्या हुआ इसमें आपका? एग्जैक्ट आंसर हुआ आपका सी। कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन हार्मोन निकलता है। अब इंसुलिन हार्मोन करता क्या है ये समझ लीजिएगा। रक्त में जब ग्लूकोज की मात्रा आती है तो इस ग्लूकोज की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो इस ग्लूकोज को लीवर जो हमारा है, ये जो लीवर महोदय है, यकृत है हमारा, ये लीवर क्या करता है? इस ग्लूकोज को क्या करता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। किसमें? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके रख लेता है। किसमें? अपनी हिपैटिक कोशिकाओं में। और जब फिर से ग्लूकोज की कमी होती है शरीर में तो वापस इस ग्लाइकोजन को क्या करता है? ग्लूकोज में परिवर्तित करके ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखता है। लेकिन इस ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन तभी होगा जब क्या होगा यहां पर? जब यहां पर इंसुलिन हार्मोन होगा। क्या होगा यहां पर? इंसुलिन हार्मोन होगा। यानी इंसुलिन हार्मोन यहां पर चाहिए ही चाहिए। अगर इंसुलिन हार्मोन नहीं रहेगा तो ये जो परिवर्तन है वो नहीं हो पाएगा। और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में फिर से बदलने के लिए भी हार्मोन चाहिए, और वो हार्मोन है ग्लूकेगॉन हार्मोन। तब समझ गए होंगे ग्लूकेगॉन हार्मोन का काम क्या है? ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में परिवर्तित करना। और इंसुलिन हार्मोन का काम क्या है? एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कराना। अब मुझे लगता है इसका आंसर आपको चारों का मिल गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने चैम्बर्स? ठीक है, मानव हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं? क्वेश्चन पूछ रहा है मानव हृदय कितने चैम्बर्स का बना होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या दिया गया है? केवल 3, केवल 2, केवल 1, केवल 4। देखिए स्तनधारी प्राणियों में या अन्य वर्ग के प्राणियों में सब में हृदय के जो होते हैं भाग वो अलग अलग होते हैं। जहां तक जैसे आप केवल 3 की बात है, जैसे फ्रॉग है तो फ्रॉग एम्फीबियंस में आता है, उभयचर वर्ग में आता है। फ्रॉग में केवल कितना होता है? 2 होता है। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें सीधे, क्योंकि बहुत लंबा समय नहीं लग पाया आपको, अगर हम केवल ह्यूमन बीइंग की बात करें तो आप लोग उत्तर ढूंढ लिए होंगे। एक्चुअली ह्यूमन बीइंग में यानी मनुष्य का जो हृदय होता है, ठीक है, क्योंकि सीधे मानव हृदय पूछ रहा है, तो मानव के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? कुल 4 चैम्बर होते हैं। कौन होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। तो इस हिसाब से उत्तर कौन सा सही है? चौथा उत्तर सही है। अब जरा देखिए कैसे होता है। मान लीजिए ये आपका हृदय है, और उस हृदय को हम ऐसे यहां से बांट दे रहे हैं। इसमें जो ऊपरी दो भाग देख रहे हैं, याद रखिए ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, यानी ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ये जो ऊपर के दोनों भाग देख रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं? आलिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आलिंद। यानी इनको हम ऑर्किल बोलते हैं। जाहिर सी बात है ये क्या हो गया? अगर ऐसे खड़े होंगे तो ये राइट ऑर्किल हो गया, ये क्या हो गया? लेफ्ट ऑर्किल हो गया। ये जो नीचे के आप देख रहे हैं इनको हम निलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निलय बोलते हैं। इनको इंग्लिश में कहते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, वेंट्रिकल बोलते हैं। अब ये क्या हो गया? राइट वेंट्रिकल। और ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या हो जाएगा? ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस तरह से कुल कितने हो गए? 4 भाग हो गए। संपूर्ण शरीर का अशुद्ध रक्त कहां आएगा? हृदय के किस में आएगा? हृदय के, ऐसे देखिए कि तो हृदय कहां से आएगा? सबसे पहले कहां आएगा? हृदय के दाएं भाग में आएगा। दाएं भाग से कहां चला जाएगा ब्लड? दाएं निलय में चला जाएगा। यहां से चला जाएगा फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़ों में।
ब्लड, फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आ जाएगा, हृदय के बाएं आलिंद में आ जाएगा, और फिर बाएं निलय से कहां चला जाएगा, कहां चला जाएगा, बाएं आलिंद से बाएं निलय में आ गया, और फिर बाएं निलय से पूरे संपूर्ण शरीर में क्या कर दिया जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, वितरित कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर के आपने देखा कि चारों चैम्बर मनुष्य के कैसे काम करते हैं। तो आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मानव हृदय कितने चैम्बर्स का बना होता है, कितने का बना होता है, 4 चैम्बर्स का बना होता है। जितनी देर मैं आपको समझाता हूं उसमें लगभग 10 सेकंड में आप इसका आंसर अपने आप से दे दिया करिए। जब मैं आंसर बताऊं आपको तो उससे आप मिला लीजिए, बाद में मैं आपको फाइनल में आंसर शीट दूंगा, इसमें आप मिला सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा इसका कि आप उस कम सेकंड में, कम समय में उत्तर देने की आप कला सीखिए, बाद में उसको आप मिलाते रहिए, और जो एक्स्ट्रा मैं आपको समझा रहा हूं उसको आप समझते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। पौधों में जाइलम परिवहन के लिए, जाइलम किसके लिए, परिवहन के लिए। जाइलम क्या है आप जानते हैं, जो जैसे हमारे मनुष्य में ऊतक होता है, कितने प्रकार का ऊतक होता है, मनुष्यों में ऊतक 5 प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का, 5 प्रकार का। एपिथीलियमी ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिकीय ऊतक और जनन ऊतक, ये कुल 5 प्रकार के क्या हो गए, ऊतक हो गए। ऐसे ही पादपों में भी 2 प्रकार के ऊतक एट द ग्लैंस, सरसरी निगाह में आप कह सकते हैं 2 प्रकार के ऊतक होते हैं। एक को हम कहते हैं विभज्योतकी ऊतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरे को हम बोलते हैं, एक तरह से कह सकते हैं स्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यू। जो विभज्योतकी ऊतक होता है इसके फिर से 3 भाग होते हैं। एक होता है शीर्षस्थ विभज्योतक एपिकल मेरिस्टम, ठीक है, दूसरा होता है लैटरल मेरिस्टम यानी पार्श्व विभज्योतक, ठीक है, और तीसरा होता है अंतर्वेशीय विभज्योतक यानी इंटरकैलरी मेरिस्टम। ठीक है, ये कुल मिलाकर के ये इसके फिर से 3 प्रकार हो गए। एक क्या करता है, तने के शीर्ष में वृद्धि करता है, एक तने की मोटाई में वृद्धि करता है, और एक लंबाई और ऊंचाई जो है नीचे और ऊपर तने के दोनों तरफ वृद्धि करता है। समझ गए आप। स्थायी ऊतक जो होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है फ्लोएम और एक होता है जाइलम। बहुत सरसरी निगाह समझिए आप यहां पर। अब यहां क्वेश्चन पूछ रहा है कि पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, यानी किसका परिवहन करता है, किसका परिवहन करता है। आपने उत्तर दे लिया होगा, पहले आस मिलाइए आप यहां से। क्या, एक्चुअली जाइलम का काम समझिए, फ्लोएम का काम समझिए। जाइलम जो होता है वो जड़ों में पाया जाता है, और जड़ों से भूमि से क्या करता है, जल और खनिज लवण को अवशोषित करता है और पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचा देता है। जब पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचता है तो स्पेशली हरे तने में और पत्तियों में, इन सब में क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक में हरिम कणक पाए जाते हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है, इस खनिज लवण और जल की सहायता से भोजन का निर्माण करता है। यहां भोजन से मतलब क्या है बच्चे, स्टार्च। क्या बनता है पादपों का भोजन, क्या है, स्टार्च। स्टार्च इसको हिंदी में और क्या कहते हैं, इसको हम मंड भी कहते हैं, मंड। ठीक है, इनका निर्माण करता है, यही इनका मुख्य रूप से भोजन है। फ्लोएम का काम होता है, इस फ्लोएम का काम है कि फ्लोएम जो है क्या करता है, जो ये भोज्य पदार्थ बना, इस भोज्य पदार्थ को क्या करता है, पौधे के विभिन्न भागों में यानी स्टार्च को विभिन्न भागों में वितरित करने का काम करता है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। अब आप समझ गए होंगे कि फ्लोएम क्या करता है, बने बनाए भोज्य पदार्थ को विभिन्न भागों में वितरित करने का काम करता है, और जाइलम क्या करता है, जल से भूमि से जल और खनिज लवण को अवशोषित करके पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो किसको पहुंचाता है, जल को और खनिज लवण को अवशोषित करता है। क्या कह रहा है, जाइलम परिवहन की जिम्मेदार होता है किसके, ऑक्सीजन परिवहन के लिए, अमीनो एसिड के लिए, जल के लिए कि भोजन के लिए। भोजन के लिए कौन है, फ्लोएम। तो जल के लिए कौन होगा, जाइलम होगा ना। तो जाइलम क्या करता है, किसका परिवहन करता है, जाइलम परिवहन करेगा किसका, बताइए, जाइलम परिवहन करेगा किसका,
जल का परिवहन करेगा। किसका? जल और खनिज लवण का परिवहन करता है। ठीक है, तभी तो भोजन बनाएगा ना भाई। कौन? तभी तो जो भोजन बनाएगा पत्तियों में कौन? क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। ठीक है ना, और उसको फ्लोएम क्या करेगा? विभिन्न भागों तक पहुंचाएगा। आपको जहां कंफ्यूजन होगा वीडियो को रिपीट करके फिर से देखिए और समझिए कि हमने क्या समझाया है आपको। रटेंगे आंसर कभी याद नहीं होगा, समझेंगे आंसर हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को या उसके आंसर्स को बहुत बढ़िया से समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? जलीय पौधे। क्या है? जलीय पौधे जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में, जैव उर्वरक यानी कह सकते हैं आप इसको बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर, ठीक है, जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। पहला ऑप्शन आपके सामने है बोल्फिया, दूसरा है ट्रापा, तीसरा है एजोला, तीसरा क्या है? एजोला, और जो है चौथा जो ऑप्शन है वो क्या है? लेमना। चौथा ऑप्शन कौन सा है? लेमना। अब जरा इसमें देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए एक्चुअली ये जो एजोला है आप, ठीक है, इसको समझिए, इसको बोल्फिया, ट्रापा, एजोला और लेमना, इसमें एग्जैक्टली आंसर आप शायद अब तक ढूंढ लिए होंगे। आंसर है एजोला। क्या आंसर है? एजोला। अब एजोला क्या करता है समझिएगा। एजोला एक बहुत ही मतलब एक घास की प्रजाति नहीं बल्कि पौधों की प्रजाति का एक होता है, और ये ऐसे ऐसे हरा हरा सा इस टाइप का एक ऐसे पौधा होता है, छोटा सा होता है, ठीक है, हरे हरे उसका। इसमें क्या होता है, इसकी जो पत्तियां होती हैं इसी में एक ब्लू ग्रीन एल्गी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ब्लू ग्रीन एल्गी पाया जाता है, जिसे हम काई भी कह सकते हैं। ठीक है, ये शैवाल है। क्या है ये? शैवाल है, ये पाया जाता है। और ये शैवाल करता क्या है? एक्चुअली ये जो है आप देख रहे हैं जैव उर्वरक, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। जलीय पौधे जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वह है, यानी ये पूछ रहे हैं कि कौन सा पौधा है जिसको पाया जाता है। तो वास्तव में पौधा कौन सा है? एजोला है। लेकिन क्यों जैव उर्वरक के रूप में कैसे काम करता है? एक्चुअली ये पौधा नहीं काम करता है, इस पौधे की पत्तियों में पाया जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल ही ये जैव उर्वरक रूप में काम करता है। कैसे काम करता है ये समझिए। एक्चुअली पौधों के सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए? नाइट्रोजन। क्या चाहिए? नाइट्रोजन। जहां नाइट्रोजन नहीं होगा वहां पौधा नहीं हो सकता है। लेकिन एक्चुअली पौधे जो है नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के रूप में नहीं ग्रहण करते हैं, बल्कि ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। किसके रूप में? ये जो नाइट्रोजन है, बेसिकली ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में ग्रहण करते हैं। किसमें? नाइट्रेट के फॉर्म में। तो और कुछ पौधे ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे आप कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं, कुछ शैवाल ऐसे होते हैं, एल्गी ऐसे होते हैं जो वातावरण की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे कुछ जीवाणुओं की बात करें तो एजिटोबैक्टर है, क्लास्ट्रीडियम है, ठीक है। उसी तरह से ये क्या है आपका बीजीए भी है, यानी शैवाल भी है। कौन सा? ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, जिसको हम सामान्यतः काई भी कह देते हैं। ये क्या करता है? वातावरण की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है। इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में जो ये बदल देता है, कौन? ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि एजोला पर पाया जाता है, एजोला की पत्तियों पर पाया जाता है, इसलिए ये जैव उर्वरक के रूप में काम करता है। अब आप समझ गए होंगे कि वातावरण की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता कौन है? बीजीए, यानी एक शैवाल है जो करता है ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, जो कि इसमें पाया जाता है, इसलिए यह जैव उर्वरक के रूप में काम करता है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो आंसर क्या हुआ? एजोला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 क्वेश्चन। बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है। बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है। इन्फ्लुएंजा का, छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस के एक स्वरूप का, निमोनिया का और काली खांसी का।
इन्फ्लुएंजा आप लोग जानते हैं, मेनिंजाइटिस भी आप जानते हैं, इसको हम इंसेफ्लाइटिस भी कई कह देते हैं, लेकिन इंसेफ्लाइटिस नहीं है। बेसिकली मेनिंजाइटिस है, मस्तिष्क में फीवर यानी ब्रेन में फीवर आता है, वो इंसेफ्लाइटिस में भी आता है। निमोनिया आप सब जानते हैं, निमोनिया बच्चों को भी होता है और बड़ों को भी होता है, ठीक है, लेकिन दोनों के प्रकार में अंतर होता है थोड़ा सा। एक मोस्टली वायरस से होता है, एक मोस्टली बैक्टीरिया से। जैसे निमोनिया किससे होता है? डिप्लोकोकस निमोनिया से होता है, और ये एक बैक्टीरिया है। काली खांसी जिसको हम व्हूपिंग कफ भी कहते हैं, ठीक है, और ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। एक्चुअली इसका आंसर कई जगह पर गलत दिया गया है, निमोनिया भी दे दिया गया है कई जगह आंसर, ऐसे गलती मत करिएगा आप। बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से इन्फ्लुएंजा होता है। क्या होता है? इसका कारक है ये इन्फ्लुएंजा का कारक है, ये ध्यान दीजिएगा। बाकी जितनी बीमारियां आप देख रहे हैं, ठीक है, ये किससे होती है? बैक्टीरिया से होती हैं, जबकि ये जो है ये किसका कारण है? ये बेसिकली इन्फ्लुएंजा एक प्रकार से कह सकते हैं वायरल डिजीज है, ठीक है, मोस्टली ये फ्लू का कारक होती है, ठीक है, इसलिए इसमें याद रखिएगा क्या आंसर होगा? इन्फ्लुएंजा आंसर होगा 6 क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिएगा 7th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? आप जानते हैं एक है रेयॉन, एक है एस्पार्टेम, ठीक है, एक है ऑक्सीटोसिन और एक है नियोप्रीन, एक है नियोप्रीन। अब इसमें आप एक तरफ से अगर आप देखते जाइए तो एक तरफ से देखिए, अगर हम यानी चलिए नीचे देखते हैं, नियोप्रीन क्या है? नियोप्रीन रबड़ बनाने के काम में आता है। नियोप्रीन क्या है? एक तरह की क्या है? रबड़ है, स्पेशलाइज्ड रबड़ बनती है ये, ठीक है ना, और इससे ऐसे हार्डेस्ट रबर इसको बनाने में इसका यूज किया जाता है। सॉफ्टेस्ट भी बनती हैं, लेकिन हार्डेस्ट बनाने में, हार्डेस्ट रबर बनाना है, इसमें टायर वगैरह का यूज होता है, जो होता है मोस्टली उस टाइप में नियोप्रीन का काम होता है। ऑक्सीटोसिन आप लोग जानते हैं, ये एक तरह का हार्मोन है, इसको हम ममतामयी हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है, या इसको हम जो है कभी कभी जो मदर्स जो है जो कि डिलीवरी के बाद कभी कभी उनमें जो मिल्क प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना, तो उसके लिए भी आप जानते हैं ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल होता है, और डिलीवरी के समय भी लेबर पेन क्रिएट करने में भी ऑक्सीटोसिन का काम होता है। एस्पार्टेम आप लोग जानते होंगे, ये एक आर्टिफिशियल शुगर है, ठीक है, आर्टिफिशियल शुगर है, जिससे कि बहुत सारी चीजों में मिठास के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दवाओं को भी कई बार खाते हैं, दवाएं मीठी लगने लगती हैं, उसके ऊपर एक कवर चढ़ाया गया रहता है, देखते होंगे रंग वाली कवर चढ़ी होती है, उससे दवाएं थोड़ा मीठी लगती हैं, तो वो है एस्पार्टेम। और रेयान क्या है? रेयान एक्चुअली ये भी एक तरह से प्लास्टिक ही है, एक तरह से प्लास्टिक ही है, लेकिन रूपांतरित स्टार्च नहीं है, रूपांतरित स्टार्च नहीं है, जबकि ये प्लास्टिक मटेरियल को मिला करके बनाया जाता है, और मोस्टली इसमें एमाइड समूह होता है, एमाइड समूह को मिला के बनाया जाता है, ठीक है, इसलिए इसमें ये सारी चीजें जितने भी देख रहे हैं आप, ये सब मिल जो है तो सही है, ये सब क्या है? सही है। आंसर के हिसाब से देखेंगे कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो क्या हो जाएगा? आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है, ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सल्फा ड्रग्स निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि हैं? ठीक है, क्या है? औषधि, ठीक है ना, किस प्रकार की ये जो है दवा है सल्फा ड्रग्स। आप दवाओं को अगर हम जो है वैसे देखें एट द ग्लैंस, तो एक दवाएं होती हैं, इनको बोलते हैं हम एंटीबायोटिक। क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स। एक होती हैं एंटीपायरेटिक्स। क्या होती हैं? एंटीपायरेटिक्स, एंटीपायरेटिक्स। एक होती हैं एंटीसेप्टिक्स। क्या होती हैं? एंटीसेप्टिक्स। एक होती हैं एनेस्थेटिक्स, एनेस्थेटिक्स, और एक होती हैं सल्फा ड्रग्स। क्या होती हैं? सल्फा ड्रग्स। जो हमने बताया उसको ध्यान समझिए आप लोग। एक है एंटीबायोटिक्स, एक है एंटीपायरेटिक्स, एक है एंटीसेप्टिक्स, एक है एनेस्थेटिक्स, और एक है सल्फा ड्रग्स। एंटीबायोटिक्स जो होती है वो शॉर्ट में समझिए जल्दी जल्दी। इसका आंसर ढूंढते रहिएगा आप, इसका आंसर ढूंढिएगा, हम यहां से बता रहे हैं, फिर आप यहां समझ जाएंगे आप। एक्चुअली एंटीबायोटिक्स जो होती हैं ये जीवाणुओं के अगेंस्ट में काम करती हैं, वायरस के अगेंस्ट में काम नहीं करती। क्वेश्चन ये भी पूछा गया कई बार। एंटीबायोटिक्स जो है वो किसके?
जीवाणुओं के विरुद्ध काम करती हैं, विषाणुओं के विरुद्ध नहीं काम करती हैं। पर आजकल वायरस के अगेंस्ट में भी इनको दे दिया जाता है, जबकि कादिश देना नहीं चाहिए। दे देने से क्या, जैसे अब डेंगू फीवर है, ठीक है, वायरस से हो रहा है पर दे दिया जाता है। चिकनगुनिया है, वायरस से होता है पर दे दिया जा रहा है। ये उनकी ग्रोथ को थोड़ा रोक देती हैं, इतने कर देती हैं बस केवल, या उसका जो एटमॉस्फेयर बनता है ग्रोथ का, उस एटमॉस्फेयर को कम कर देती हैं बस, ठीक है। बाकी ये वायरस के अगेंस्ट में काम नहीं करती हैं। एंटीपायरेटिक्स भी क्या करती हैं, माइक्रोपैथोजेंस को मारने का काम करती हैं। एंटीबायोटिक्स भी माइक्रोपैथोजेंस का काम को मारने का काम करती हैं। सॉरी एक मिस्टेक हो गई। एंटीबायोटिक्स माइक्रोपैथोजेंस का मारने का काम करती हैं, लेकिन जो एंटीपायरेटिक्स हैं ये आपका बुखार और शरीर दर्द, जो शरीर में दर्द होता है इसको रोकने का काम करती हैं, ठीक है। जैसे आप कैल्पोल लेते हैं, पैरासिटामोल लेते हैं, ब्रूफेन लेते हैं, ये सब क्या है, ये एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। एंटीसेप्टिक्स क्या होती हैं, एंटीसेप्टिक्स और एंटीबायोटिक्स यहाँ काफी समानता है। एंटीबायोटिक्स भी जीवाणुओं को या बाह्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने का काम करता है, लेकिन इनको अंदर से लिया जाता है, चाहे ब्लड के माध्यम से, आईवी इंजेक्शन के माध्यम से, आईएम के माध्यम से, या फिर ओरली आप टैबलेट लेते हैं। लेकिन एंटीसेप्टिक्स को आप अंदर से नहीं लेते हैं, जबकि इनको घाव पर लगाने का काम किया जाता है। तो घाव, इसीलिए इनको पूर्तिरोधी भी कहते हैं, घाव भरने वाली भी दवाएं कहते हैं किसको, एंटीसेप्टिक्स को। एनेस्थेटिक्स आप जानते होंगे, ये आपकी मूर्छा लाने में काम करती हैं, आपको बेहोश करने का काम करते हैं। अब अगर बेहोश आप औषधि के रूप में हो, बेहोश आप वैसे हो रहे हैं किसके लिए, नींद के लिए, बेहोश आप हल्के करे जा रहे हैं किसी ऑपरेशन के लिए, तो एक अच्छी बात है। लेकिन अगर आप एथिल अल्कोहल अगर ले लेंगे, तो एथिल अल्कोहल भी एनेस्थेटिक्स में ही आता है, लेकिन उससे बेहोशी कम, मदहोशी ज्यादा आ जाती है, फिर उससे गड़बड़ी भी होती है, नुकसान भी करती हैं, ठीक है। तो ये एनेस्थेटिक्स हैं जो आपको मूर्छा में लाने का काम करती हैं। सल्फा ड्रग्स क्या है, एक्चुअली सल्फा ड्रग्स दे आर लाइक अ एंटीबायोटिक, दोनों ही अंदर से ले जाती हैं। ए भी अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करती है, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करती है, लेकिन सल्फा ड्रग्स का इस्तेमाल मोस्टली हम बड़े जंतुओं के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें यही एंटीबायोटिक देनी है, वो काम नहीं करेगी किस पर, भैंस पर, गाय पर, ऊंट पर, ठीक है, कुत्ते पर, फला, तो स्पेशली उनको अधिक पावर की दवा दी जाती है, दे आर सल्फा ड्रग्स। सल्फा ड्रग्स की खासियत यह है कि इसमें मुख्य रूप से सल्फर पाया जाता है, ठीक है। तो यहां क्या कह रहा है क्वेश्चन, सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है, प्रतिजीवाणुविक, पीड़ाहारी, ज्वरनाशी या प्रतिरोधी। अब अगर इस आधार पर आप इसका आंसर देखें तो आंसर क्या होगा इसका, बोलिए। मैंने क्या बताया कि ए भी जो है अगेंस्ट बैक्टीरिया ही काम करेंगी, अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ही काम करेंगी, लेकिन इसकी पावर ज्यादा होती है, इसकी पावर कम होती है। तो जाहिर सी बात है इसका इस्तेमाल मोस्टली पशुओं के दवाओं के लिए किया जाता है, या कभी कभी जैसे इसमें पिपराजीन आती है, मिराजीन आती है, सल्फाडाइजीन आती है। ये क्या करती हैं, जब कभी आपके पेट में कीड़े हो जाते हैं, छोटे बच्चे खासकर जो मिट्टी खाते हैं, या कभी कभी आजकल तो बड़े लोग भी मिट्टी खा लेते हैं कभी कभी, ठीक है ना, तो उनके पेट में जो कीड़े हो जाते हैं तो उनको भी मारने के लिए ये दवाएं दी जाती हैं, ये वही सल्फा ड्रग्स ही होती हैं। याद रखिए, जिसके पेट में कीड़ा होगा उसका पेट थोड़ा निकलेगा, एक ये लक्षण होता है। उसको बिस्तर पर भी वो यूरिन कर सकता है, यानी बिस्तर भी गीला कर सकता है, बिस्तर पर यहां सोता है नजर वहां आता है, ये लक्षण होता है। पेट की तरफ सोने का मन ज्यादा करता है, ये भी इसका लक्षण होता है कि इसके पेट में कीड़े हैं। और मीठा खाने का मन खूब करेगा, कुल्हड़ खाने का मन करेगा, मिट्टी खाने का मन करेगा, ये कैल्शियम की कमी का भी सूचक होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, इसमें आंसर क्या होगा, प्रतिजीवाणुविक यानी एंटीबैक्टीरियल। क्या होगा, एंटी बैक्टीरियल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है। बहुत जल्दी से समझ लीजिए आप लोग, बाकी सब जानते हैं आप। एक्चुअली इसमें एकिडिना, ये क्या है, एकिडिना, ये इसका आंसर है। इसकी 5 प्रजातियां कुल ऐसी स्तनधारियों की पाई जाती हैं
जो बच्चे देते हैं, ये मार्सूपियन श्रेणी का होता है। आप देखे होंगे इसमें ऐसा एक जंतु होता है, इसमें लंबा ऐसे सूंड निकला होता है, ठीक है, और फिर ऐसे जो है चूहे की तरह वो ऐसे होता है, ठीक है ना, और लंबा लंबा ऐसे चलता है, ऐसे लंबा सा निकला होता है इसका आगे, और ये चूहे की तरह ऐसे चलता रहता है। तो मार्सूपियन सीरीज का होता है, स्तनधारी वर्ग का है, लेकिन क्या करता है, ये अंडे देता है। कौन होगा इसमें आंसर? एकिडना होगा, रट लीजिएगा इसको, ये क्वेश्चन रिपीट कई बार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? अभी हम जितने भी मच्छर से काटने वाली होने वाली बीमारियां हैं, इन पर एक वीडियो देंगे आपको अलग से, उसको आपको आगे पीछे मिल जाएगा, ढूंढिएगा, ठीक है। तो उसमें पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहां पर संक्षेप में बता दे रहा हूं आपको मैं। देखिए, एनाफिलीज जो मच्छर है, ध्यान देगा, सब मादाएं हैं, सब मादा ही काटती है, याद रखिएगा, मादा मच्छर ही काटती है, नर मच्छर नहीं काटता है। क्योंकि एक तो मादा मच्छर को जरूरत होती है अपने लार्वा के न्यूट्रिशन के लिए, पोषण के लिए। दूसरी बात कि काटने वाला जो सुंड होता है वो केवल मादा के पास होता है, नर के पास होता ही नहीं है। उसको बेचारे के पास फालतू मार देते हैं उसकी कान में म्यूजिक सुनते हुए ही, ठीक है। बेसिकली क्या है, सब वो मादाएं होती हैं। और एक आपके बारे में एक भ्रांति बनाई गई है कि फला मच्छर साफ पानी में होता है, फला मच्छर गंदा पानी में होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, सभी मच्छर पानी पे ही होते हैं और मोस्टली गंदे पानी पर ही होते हैं। लेकिन आपके घर में भी गंदा पानी कहीं नहीं है, पानी तो है पर गंदा पानी नहीं है। आप सोचते हैं बकेट में पानी भरा है, गंदा पानी तो है, इससे मच्छर कहां से आ पाएगा? एक्चुअली आप भूल जाते हैं, जब वो तालाब में या नालियों में रहता है, जाता है, तब वो पानी के ऊपर बैठता है। अगर सतह बनी हुई तो उसका हल्का सा होता है, उस पर बैठ जाता है, पानी को वो चूसता है, और पानी के चूसने में ही चाहे वो प्रोटोजोआ चला गया उसके अंदर, चाहे वो वायरस चला गया उसके अंदर, और उसको जो है अल्टीमेटली उसी से आपको रोग हो जाता है। मच्छर काटने से रोग नहीं होता, जो मच्छर काटने के दौरान, जो पानी पीने के दौरान उसने लार्वा जो उसका वायरस है या बैक्टीरिया है या प्रोटोजोआ है, जो कुछ भी लग गया उसके लार में, वही लार आपके अंदर जब इंजेक्ट कर देती है वो, तब उससे आपको बीमारी होती है। जैसे आप इसमें देखिए, ठीक है, मान लीजिए आपका ये क्यूलेक्स मच्छर है, तो जिससे इससे भी वायरस ही फैलता है। एडीज मच्छर है, इससे भी वायरस ही फैलता है। मादा एनाफिलीज है, इससे प्रोटोजोआ फैलता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ठीक है, और यह इससे भी वायरस ही फैलता है। अब इंपॉर्टेंट थिंग यहां पर यह है कि आप पहली चीज तो जानिएगा, तो जो शहर में मच्छर आपके घरों में हो जाता है, उसका रीजन है कि मच्छर एक्चुअली जब आता है तो वो आपकी जो बकेट होती है, मान लीजिए ये पूरा, मान लीजिए बाल्टी है आपकी, एक बकेट है, इस बकेट में यहां तक आपने पानी भर रखा है, ये पानी भरा हुआ छोड़ दिया आपने वॉशरूम में, बाथरूम में अपने, ठीक है। अब जो मच्छर आता है वो यही ऐसे बैठ जाता है, इसकी दीवार पर लग जाता है, और इस दीवार से ये इस जल को क्या करता है, अपने सूंड से अवशोषित करता है और चला जाता है। इस चक्कर में मरता नहीं है, और अगर इसमें वायरस पाया गया है तो वायरस इसके उसमें आ गया, या प्रोटोजोआ पा गया। मोस्टली प्रोटोजोआ तो गंदे पानी में होता है, लेकिन वायरस जो होते हैं ये साफ पानी में भी पाया जाता है। कारण उसका मुख्य रूप से ये है, ये नहीं कि साफ पानी में होता है, गंदा पानी में होता है, ठीक है। तो बहरहाल एनाफिलीज जो है, ये आप जानते हैं इससे क्या होता है, मलेरिया होता है। क्या होता है? मलेरिया होता है। मादा एनाफिलीज जब काटेगी तो क्या होगा? मलेरिया होता है। ये जो आंसर समझिएगा आप लोग, ये जो क्यूलेक्स मच्छर है और जो एडीज मच्छर है, और ये मलेरिया किससे होता है बेटा? प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। ये जो एडीज मच्छर आप देख रहे हैं, एक्चुअली इसी से डेंगू होता है। क्या होता है? डेंगू होता है। आंसर क्या होगा आपका इसमें? डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर काटने से होता है? किससे होता है? एडीज मच्छर की प्रजाति है। यानी आंसर क्या होगा आपका इसमें? आंसर क्या होगा बेटा? आंसर क्या होगा? आंसर बी होगा। क्या होगा? आंसर बी होगा, ठीक है। और लेकिन आप बाकी जानिए, क्यूलेक्स मच्छर है, इस क्यूलेक्स मच्छर से क्या होता है? इससे चिकनगुनिया होता है। क्या होता है? चिकनगुनिया होता है। इसी से फाइलेरिया भी हो जाता है, फाइलेरिया भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये कृमि से होता है, और ये दोनों वायरस से, ये जो चिकनगुनिया है और डेंगू है, ये दोनों ही किससे होता है?
वायरस से होता है, दोनों ही वायरल डिजीज है। अंतर दोनों में क्या है, डेंगू में आपको बुखार आएगा, लेकिन डेंगू दो तरह का होता है, एक नॉर्मल डेंगू फीवर होता है और एक हेमोराइजिक डेंगू फीवर होता है। हेमोराइजिक डेंगू फीवर में क्या होता है, प्लेटलेट्स बहुत तेजी से कम होती है। जब इसमें बहुत तेजी से प्लेटलेट कम होती है तो प्लेटलेट्स का काम क्या है, जो रुधिर बह रहा है जिन नलिकाओं में, इन रुधिर नलिकाओं में बहते हुए बीच में नलिकाएं डैमेज होती रहती हैं। प्लेटलेट्स का एक ही काम है, प्लेटलेट्स का काम है कि इन रुधिर नलिकाओं को जो कि डैमेज हो रही हैं ब्लड के बहने से, उसको मेंटेन करते रहना। लेकिन अगर आपको हेमोरेजिक जो है ये हो गया है डेंगू, तो उसमें क्या होगा, इन पे प्लेटलेट्स कम हो जाती है और वो ब्लड कैपिलरीज का मेंटेनेंस नहीं हो पाता है। उस चक्कर में अक्सर ब्रेन हेमरेज हो जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चिकनगुनिया में मोस्टली लोगों की मृत्यु बहुत कम होती है, लेकिन इसका लक्षण क्या, दोनों में हाई फीवर आता है। इसमें डेंगू में कभी कभी अगर हेमोरेजिक है डेंगू तो क्या हो जाता है, हेमोरेजिक फीवर में आपको वोमिटिंग होती है, उल्टी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि आप खूब तरल पदार्थ लीजिए, खूब पानी पीते रहिए, पानी कमी ना होने पाए, क्योंकि जब हाई फीवर होता है तो कोशिकाओं में जो तरल होता है उसको ये हाई फीवर सुखा देता है। चिकनगुनिया में का लक्षण ही है जोड़ों में दर्द होना। जितने भी ज्वाइंट्स होते हैं हमारे पैरों के, इस हाथों के, इनके ज्वाइंट्स में पेन होना और भयंकर पेन होना, और ऐसा लगेगा आपका टूट गया हाथ पैर जोड़, ठीक है ना, उठ नहीं पाएंगे आप। ये चिकनगुनिया का लक्षण है। दोनों ही वायरल होती हैं। बहरहाल डेंगू किससे होता है, डेंगू बुखार किससे होता है, किससे, एडीज मच्छर के काटने से होता है। आंसर क्या सही है, बी आंसर सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हल्दी भूमिगत तना का उदाहरण है जिसे कहते हैं, बताइए आप लोग। हल्दी क्या है, भूमिगत तना का उदाहरण है जिसे कहते हैं। क्या होगा भाई बताइए, बल्ब है, ट्यूबर है, कॉर्न नहीं बल्कि ये क्या होता है, एग्जैक्टली कॉर्न होता है, कॉर्न होता है और राइजोम। बल्ब, ट्यूबर, कॉर्न, राइजोम। ठीक है, कौन सा प्रकार है, कौन सा प्रकार है, चार प्रकार के तने, भूमिगत तने जो होते हैं चार प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, चार प्रकार के होते हैं। इसमें बल्ब है, ट्यूबर है, कॉर्न है और राइजोम है। अंतर क्या होता है सब में, सब में अंतर होता है। जैसे हल्दी क्या करता है, जो आप समझिए, कम समय में समझिए। हल्दी जो होती है बेटा, आलू में और हल्दी में क्या अंतर है यहां पर, जैसे आलू भी क्या है, तना है, हल्दी भी क्या है, तना है, तना है, ध्यान दीजिएगा, रहता है भूमि के अंदर लेकिन क्या है, तना है। आलू जो होता है वो नीचे की तरफ बढ़ती है, आलू जो है वो निचले डायरेक्शन में बढ़ती है, जबकि जो हल्दी है वो क्षैतिज दिशा में बढ़ती है। देख रहे हैं, ये क्षैतिज दिशा में बढ़ेगी ऐसे, और इस क्षैतिज दिशा में बढ़ने वाले तने के प्रकार को हम क्या बोलते हैं, राइजोम। क्या बोलते हैं, राइजोम। तो ये हल्दी भूमिगत तने का कौन सा उदाहरण है, राइजोम प्रकार का उदाहरण है। ठीक है, आप लोग मिला लिए होंगे सर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन। केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। कहां पर स्थित है, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अभी कहीं तो है ही है, कहां है बताइए, कहां पर है, लखनऊ में स्थित है। कहां पर स्थित है, लखनऊ में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं, यानी एंटीबायोटिक दवाएं किससे बनाई जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, मोस्टली जो एंटीबायोटिक्स हैं, ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये एक तो फंजाई से बनती है यानी कवक से बनती हैं, दूसरा बैक्टीरिया से बनती हैं, और बैक्टीरिया से मिलती जुलती एक है, इसको हम बोलते हैं मोल्ड्स। ठीक है, यानी मोस्टली कवकों से भी बनती हैं, बैक्टीरिया से भी बनती हैं, और ये मोल्ड से बनती है। पर क्वेश्चन पूछ रहा है अधिकांशतः एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं, यानी ज्यादातर एंटीबायोटिक किससे प्राप्त की जाती हैं, तो उसका आंसर होगा जीवाणुओं से। किससे प्राप्त होती हैं, बैक्टीरिया से। इन तीनों प्रकार से बनती हैं, लेकिन सबसे किससे बनती हैं, बैक्टीरिया से बनती हैं। तो आंसर क्या होगा आप लोगों का, बैक्टीरिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। 14, निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है, कौन है, कौन है पादप हार्मोन। पहला है इंसुलिन,
साइटोकाइनिन, थायरॉक्सिन और एस्ट्रोजन। इंसुलिन की चर्चा हमने पहले ही कर लिया अभी कि कहां से निकलता है, अग्न्याशय से निकलता है। काम क्या है इसका, काम इसका क्या है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कराने में अपनी भूमिका निभाना, इंसुलिन हार्मोन। साइट, ठीक है ना। दूसरा क्या है, थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन, ये तीसरा मैं बता रहा हूं उसी के बारे में। थायरॉक्सिन क्या करता है साहब, थायरॉक्सिन हार्मोन आप जानते हैं थायराइड ग्लैंड से निकलता है। किससे निकलता है, थायराइड ग्लैंड से निकलता है। और आपकी सामान्य वृद्धि के लिए, किसके लिए, वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए इसको हम और क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। एस्ट्रोजन, एक होता है एंड्रोजन्स, एक होता है एस्ट्रोजन्स, ठीक है। दोनों ही, एक टेस्टिस से निकलता है, एक ओवरी से। बहरहाल ये मादा हार्मोन है, ठीक है। कौन सा हार्मोन है, मादा हार्मोन है, फीमेल में पाया जाता है, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, कौन सा बचा, बी बचा, साइटोकाइनिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन, ठीक है। पूरे पादपों के हार्मोन को हम दो भागों में बांटते हैं, एक होता है वृद्धि हार्मोन और एक होता है वृद्धिरोधक हार्मोन। ये कोशिका विभाजन में, कोशिका दीर्घीकरण में सहायता करता है। कौन सा, साइटोकाइनिन हार्मोन। तो पादप हार्मोन कौन होगा बेटा, साइटोकाइनिन। 14, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पे, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य नियंत्रण, कौन सी फसल, एक्चुअली इस मुख्य को यहां से हटाइए, यहां पे ले आइए, थोड़ा भाषा बदल जाएगी। कौन सी मुख्य फसल नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण, मूल्य स्थिरीकरण मतलब प्राइस फिक्सेशन, प्राइस फिक्सेशन। प्राइस फिक्सेशन का मतलब यहां पर क्या हुआ कि मूल्य वृद्धि बहुत ज्यादा ना होने पाए, यानी उसका मूल्य ना बहुत ज्यादा हो पाए और ना ही बहुत ज्यादा उसका मूल्य कम हो जाए, जिससे कि जो है, जो उपभोक्ता हमारे हैं, यानी जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, पब्लिक है, उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना होने पाए। कोष के अंतर्गत संरक्षित है, यानी मूल्य नियंत्रण के लिए उसका उपयोग किया जाता है, उसके मूल्य नियंत्रण पर सरकार ध्यान देती है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य फसल नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित, जाहिर बात सरकार इसमें अपना पैसा देगी। तो गेहूं है, आलू है, चावल है, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा होगा साहब, आलू। आलू एक मुख्य फसल है जिसके बारे में ये इसको इस सीरीज में रखा गया। क्यों रखा गया है, क्योंकि आप जानते हैं आलू सब्जियों में मुख्य रूप से खाई जाने वाली, या चाहे इंडिविजुअली चाहे किसी अन्य तरीके से मिलाई जाने वाली एक सब्जी की श्रेणी में आती है। और पहले कुछ समय पहले तक जो है बहुत ज्यादा प्राइसेस कम हो जाती थी या बहुत ज्यादा प्राइसेस का हाइक हो जाता था। जब मूल्य बहुत कम हो जाएगा तो भी किसान को घाटा होगा, वो आलू पैदा करना ही बंद कर देगा। अगली बार जब पैदा नहीं करेगा तो अगली बार आलू कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी, तो बढ़ जाएंगी जब आलू कीमतें, तो पब्लिक को समस्या होना शुरू हो जाएगी। तो पता चला अगली बार फिर से किसान खूब बोएगा, फिर सस्ती हो गई, नुकसान तो उठाना पड़ रहा है पब्लिक को ना, और कंज्यूमर को भी। एक बार सस्ता सस्ता खूब, एक महंगा महंगा खूब, तो भाई उसको एवरेज रखो ना, इसके लिए ही आलू को इसमें शामिल किया गया है। इसीलिए अब आलू की कीमतें ऑन एवरेज रहती हैं, थोड़ा बहुत अप थोड़ा बहुत डाउन, ठीक है। ये तो क्या होगा इसमें, आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है, रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है, यानी जो आपके जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल होता है, जब आप लोग टेस्ट कराते होंगे, टेस्ट रिपोर्ट आती है, उसको किस रूप में दिखाया जाता है, mm ऑफ Hg। अगर आप देखें तो एक्चुअली जब आप बीपी नापते हैं तो सामान्य बीपी कितना होता है आपका, 120/80 mmHg, 120/80 मिलीमीटर पारे के दाब के बराबर। तो इसका इस्तेमाल किसमें करते हैं भैया, इसका इस्तेमाल किसमें करते हैं, ब्लड प्रेशर के लिए करते हैं, ठीक है। ये तो होगा ही नहीं। पार्ट्स प्रति मिलियन के रूप में ना, पार्ट्स प्रति मिलियन के रूप में नहीं होता है, क्योंकि मिलियन के हिसाब से इसको नहीं मापा जा सकता है, ग्राम के तौर पर भी नहीं मापा जा सकता है, क्योंकि ये तरल अवस्था में होती है, तो ग्राम के लिए नहीं। हीमोग्लोबिन को ग्राम के आधार पर माना जाता है। जैसे नॉर्मल हीमोग्लोबिन का अमाउंट क्या है, 100 ग्राम पर 100 ml ब्लड, ठीक है।
ठीक है, मान लीजिए ऐसे, तो ऐसे ये हीमोग्लोबिन हो सकता है, लेकिन आंसर फिर क्या होगा, बी। क्या हो जाएगा, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। विटामिन ए संतरा, विटामिन सी नींबू, विटामिन डी कॉड मछली का तेल, विटामिन बी6 धान का चोकर, यानी धान की भूसी। चलिए नीचे से देखते हैं, विटामिन बी6 धान के चोकर में, इन धान की भूसी में से जो तेल निकाला जाता है उसमें पाई जाती है, जाहिर सी बात है ये सही सुमेलित है। विटामिन डी आप जानते हैं कॉड मछली का तेल होता है, यानी मछली के तेल में विटामिन डी पाई जाती है, ये भी सच बात है। विटामिन सी, नींबू वंश के जितने भी फल हैं उनको अगर आप खाते हैं तो उसमें आपको क्या मिलेगा, विटामिन सी मिलेगी, ठीक है ना। जाहिर सी बात है कि ये भी सही सुमेलित है, ये भी क्या है, सही सुमेलित है। अब अगर इस आधार पर आप देखें तो विटामिन सी, आप नींबू वंश के जितने भी फल हैं उन सभी में क्या होता है, विटामिन सी पाई जाती है। इसका मतलब ये क्या है, सही सुमेलित है। तो इसमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है, जाहिर सी बात है, बोलिए भाई 17 में कौन सा आंसर होगा, 17 में कौन सा आंसर होगा, विटामिन ए। विटामिन ए, भाई संतरा क्या है, संतरा नींबू वंश का फल है, ये दोनों एक ही हैं, ठीक है ना, नींबू वंश का फल है। क्या आंसर होगा इसमें, विटामिन ए इसमें पाई जाती है, हरी पत्तेदार सब्जियों में पाई जाती है, हरी पत्तेदार सब्जियों में पाई जाती है, मछली के तेल में भी पाई जाती है, मछली के तेल में भी पाई जाती है, ठीक है, मछली के तेल में भी पाई जाती है, ठीक है। लेकिन संतरे में विटामिन ए नहीं पाई जाती है, जाहिर सी बात आंसर क्या होगा इसका, ए, यही सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है, अंतस्थ काली नहीं होगा, अंतस्थ कली होगा, ठीक है, अंतस्थ कली, ठीक है, अंतस्थ कली है, सहायक कली है, फूल कली है, वनस्पति कली है। क्या कह रहा है, लौंग जो आप लोग खाते हैं अक्सर माउथ फ्रेशनर के लिए, क्या होती है वो, किसका निरूपण है, अंतस्थ कली, सहायक कली, फूल कली, वनस्पति कली, किसका होगा, याद किसी किसी का नाम भी होता है फूल कली, सुना होगा आपने, पुराने समय में खूब नाम होते थे, फूल कली, फूलमती, फला फला, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये कली होती है, लौंग कली होती है, और कली बाद में क्या बनती है, फूल बनती है। तो क्या होगा आंसर, क्या होगा इसमें, सी आंसर होगा। नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहां पर भी सही सुमेलित नहीं है, बताना है आपको। चलिए नीचे शुरू करते हैं, ए बी सी डी। डी में आमाशय रस में उपस्थित अम्ल, आमाशय में क्या होता है, HCl होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होती है ना, इसका मतलब क्या है, सही सुमेलित है। दूध का खट्टा होना, दूध का खट्टा होना, भाई दूध किससे खट्टा होता है, बताइए, दूध किससे खट्टा होता है, भाई दूध का खट्टा होता है लैक्टिक अम्ल के कारण, किसके कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण, ठीक है। यहां क्या दे दिया गया है, नाइट्रिक अम्ल। आंसर क्या होगा, ये सही सुमेलित नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा, सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, इन दोनों को समझ लीजिएगा। हड्डियों में क्या पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, इसका मतलब ये भी सही है। सिरका में क्या पाया जाता है, एस्टिक अम्ल पाया जाता है, ये भी सही है, ठीक है, तो ये भी सही था। सही क्या नहीं है, दूध का खट्टा होना, क्योंकि दूध का खट्टा किससे बन होता है, लैक्टिक अम्ल से होता है, जबकि यहां क्या लिखा हुआ है, नाइट्रिक अम्ल। तो यही इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है। याद रखिएगा, अगर आपको सलाद देर में खानी है तो नमक मत डालिए, क्योंकि अगर नमक डालेंगे तो पूरा खीरा पानी छोड़ देगा और बहुत सारा अंश आपका खीरे का प्लेट में आ जाएगा, तो खीरे का आप सूखा खीरा एक तरह से खाएंगे, ठीक है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, नमक तब डालिए जब आपको तुरंत खाना हो तब। किसके कारण होता है, ये गतिविधि जो बोलती है जिसमें कि अंदर से पानी बाहर आ जाए उसे बोलते हैं परासरण की क्रिया, ऑस्मोसिस बोलते हैं, ऑस्मोलाइटिस बोलते हैं, ठीक है। क्या होगा, परासरण की क्रिया। तो खीरे का पानी जो है वो बाहर किसी कारण चला आता है जब नमक डालते हैं, तो वो परासरण की क्रिया के द्वारा आता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, सी आंसर होगा, ठीक है। आप लोग अपने आप से आंसर जरूर देने की कोशिश किए होंगे
और शायद सफल भी हुए होंगे। ठीक है, जैसा आप बताइएगा, कुछ और बेहतर चाहते हैं तो आगे हमको और बताइए कमेंट बॉक्स में आप। बाकी आपको पूरी सीरीज अब एक तरफ से हर सब्जेक्ट की मिलेगी। फाइनली मैं आपको इसको आंसर की दे रहा हूं इसकी, ये आंसर की का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और इसको आंसर्स को आप मिला लीजिएगा। ठीक है, आंसर्स को आप लोग मिला लीजिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।